आप सभी का स्वागत है। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं इस साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण की। 8 तारीख को ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और लेकिन भारत में इसका कितना असर होगा, क्या सावधानियां बरती जाएं, अलग अलग वर्ग को लेकर अलग अलग सवाल होते हैं। युवा वर्ग अपनी अलग चिंताएं इसको लेकर रखता है, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं या फिर पेशेवर लोग, अलग अलग तरह की चिंताएं। भारत में इसका है उस असर, इस तरह के सवाल हैं, उनका क्या जवाब हो सकता है। पूजा की क्या इस दौरान विधि हो सकती है, किन विशेष सावधानियों को बरतना जरूरी हो सकता है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास आना चाहिए। इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है, आखिरी चंद्र ग्रहण इस साल का कहा जा रहा है, क्या इस बार कुछ विशेष इसमें कोई योग बन रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगली बार जो चंद्र ग्रहण होगा वो कुछ साल के बाद होगा, बीच में काफी गैप है। देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये प्राय एक दूसरे पक्ष में होते रहते हैं। 4 तो मिनिमम होते ही हैं एक वर्ष में, कई बार ज्यादा कम होते रहते हैं। अभी ये जो ग्रहण हो रहा है ये विशेष इसलिए है कि ग्रस्तोदय हो रहा है। जैसे अभी ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण हुआ था, वैसे ही ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर से ये खंडग्रास और खग्रास दोनों स्थिति में भारत में दिखाई देगा और विश्व में भी दोनों स्थितियों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ग्रस्तोदय होते वक्त ये खंड में आ गया, इससे पहले ये पूर्ण खग्रास था, काली थाली की तरह था। और उत्तर प्रदेश आदि देशों में ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, पश्चिमी बंगाल, यहाँ तो ये खग्रास रूप में ही उदय होगा, खग्रास की स्थिति में उदित होगा। और हमारे यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कुछ गुजरात का भाग, यहाँ पर ये खंडग्रास के रूप में उदित होगा। तो ये जो देव दिवाली के दिन ये जो ग्रहण आ रहा है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ग्रस्तोदय है। और ग्रस्तोदय होने के कारण से सूतक जो है वो सूर्योदय से, अन्यथा तो चंद्रमा का जो ग्रहण होता है, ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है। लेकिन अगर ग्रस्तोदय ग्रहण हो तो ग्रस्तोदय होने की स्थिति में फिर सूर्योदय से ही ग्रहण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये अभी जो ग्रहण है इसका सूतक सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा 8 तारीख को। और देव दिवाली का दिन है, इसलिए देव दिवाली प्रदोष काल में, देव दिवाली का जो पूर्णिमा प्रदोष काल में होती है तब देव दिवाली मनाई जाती है। और ग्रहण 6:19 पर पूर्ण हो जाएगा। 6:19 के बाद में फिर स्नान ध्यान करके और पूर्णिमा प्रदोष काल में बहुत अच्छे से मिल रही है। इसलिए देव दिवाली के लिए ग्रहण के बाद देव दिवाली का पुण्य विशेष रूप से मनाया जा सकता है। इसलिए जो 8 तारीख है ये महत्वपूर्ण है कि ग्रहण भी है और देव दिवाली भी है। और देव दिवाली इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्रहण के बाद में जो पुण्य काल होता है और उस समय ये देव दिवाली जो जिसमें भगवान शिव जी के और कई पौराणिक कथाएं हैं, जो एक राक्षस का वध किया था, तो ये हमारे लिए पुण्य प्रदायिनी हो जाती है। तो ये ग्रहण वैसे तो खुद ही पुण्य काल होता है, जो ग्रहण काल है वो पुण्य काल है। 2:39 से 6:19 तक ये भूमंडल पर होगा। लेकिन इतने लंबे भाग में से भारत में ये कुछ खंड ही, कुछ क्योंकि उदित होता हुआ चंद्रमा दिखाई देगा, इसलिए भारत के कुछ भाग में ये उदयकालीन खंडग्रास उदय हो रहा है। इसलिए ये हमारे लिए योग का जहां तक है कि भाई भरणी नक्षत्र में हो रहा है, मेष राशि में हो रहा है, इसलिए इन राशियों के दृष्टि से वो अलग प्रभाव देने वाला होगा। पर प्रकृति पर और खासतौर से मानवीय प्रकृति पर यह प्रभावकारी रहेगा। जी गौर साहब, फिलहाल जो ग्रहण है उसको लेकर एक आम जो धारणा है वो ये है, ग्रहण
नुकसानदायक होता है। ग्रहण का नाम आते ही लोग थोड़ा सा डरने लग जाते हैं, लेकिन जैसा अभी शास्त्री जी ने बताया कि ये ग्रहण उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोगों को चिंता करने की जरूरत है। क्या फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सावधानी के तौर पर अपनाया जाना जरूरी है इस ग्रहण में, जिन सावधानियों के चलते अगर किसी तरह की कोई चिंता किसी के जहन में है तो वो चिंता भी दूर हो जाए? जी नमस्कार। देखिए, यहाँ जो ग्रहण की बात कर रहे हैं, मुझसे पूर्व मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने पूर्ण विस्तार से उस पर प्रकाश डाला, लेकिन हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र ग्रहण का बैठता है। और चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा तिथि होती है उसमें हर पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं होता, लेकिन जब दरअसल में चंद्रमा पृथ्वी की एक करीब 5 डिग्री पर झुकी हुई कक्षा में होता है, इस झुकाव के कारण हर बार चंद्रमा पृथ्वी की से निकलता है, गुजरता है, या कहें कि पृथ्वी की छाया में होकर के नहीं गुजरता है, जिसके कारण ज्यादातर ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और ज्यादातर क्या बनती उसी से है। तो मेरा कहना है कि ग्रहण तो बहुत जरूरी है, ग्रहण से डरना नहीं। वैसे तो ग्रहण नाम डराने का ही है, कहते हैं इसको ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण से व्यक्ति डरता है और निश्चित रूप से बहुत घबरा जाता है, लेकिन यहाँ ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जो माता बहन गर्भवती हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी है, और इस दौरान ग्रहण के दौरान जो माता बहन है उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वो माता बहन जो गर्भवती हैं उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब या फिर कोई भी धारदार वस्तु से या सिलने का या फिर काटने का, ये सब नहीं होना चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण में ये भी है कि ग्रहण का जो विशेष रूप से हम भगवान की पूजा पाठ की मूर्तियां हैं उनको नहीं छूना चाहिए, तुलसी को भी नहीं छूना चाहिए, और स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण सूतक काल में तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ें, भोजन आदि करना भी निषेध मानते हैं, और सोना भी नहीं चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन यदि हो सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे महर्षि और ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने हमसे पूर्व ये रखा है, और मीमांसा पद्धति के अनुसार भी देखा जाए तो ये कहते हैं कि ग्रहण के दौरान जितना जप किया जाए, जितना दान किया जाए, जितना तप किया जाए, वो बहुत ही अच्छा होता है। खासतौर पर साधकों के लिए तो ये ग्रहण एक बहुत ही अच्छा होता है। सावधानी बरतने की बात जो आपसे मैंने कही वो इसलिए कही कि वो ठीक नहीं होती, उससे जितना बचा जाए उतना ठीक रहता है। वही ग्रहण की जो बात आप कर रहे हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, तो ना करने में तो यह है कि बिल्कुल एक तरीके से ग्रहण को नहीं देखा जाए तो ज्यादा ठीक है। ग्रहण के दौरान जो 2:39 से 6:19 के मध्य बाहर भी ना निकले तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दौरान जब तब करें तो और भी अच्छी बात है। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सावधानी रखें, पूजा पाठ करने लिए मूर्तियों को ना स्पर्श करें, और कई बार मंदिर में पट भी इसलिए बंद किए जाते हैं कि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक जो चीजें हैं वो मूर्तियों को प्रभावित कर देती है। तो उनसे एक खगोलीय घटना है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, किसी भी स्थिति में डरने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। अब ये जरूर है कि चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये बड़ी बात है। इस दौरान कैसे सावधानी बरतें और किसको सावधानी बरतनी है और किसको नहीं बरतनी है, तो यदि आप कहें तो और समय है तो मैं जरूर बोलूंगा, और मैं तो यही कहूंगा कि जी अगली बार में मैं इस सवाल का जवाब ही मैं आपसे चाहूंगा। हमारे साथ भारद्वाज जी, कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसमें शुभ कामों का काफी महत्व माना जाता है, और ऐसे में अगर चंद्र ग्रहण हो, राजस्थान में इसका कितना असर है वो अलग बात है, पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता, लेकिन फिर भी कार्तिक पूर्णिमा में जो शुभ कार्य करने वाले लोग हैं, क्या उनको किसी तरह का कुछ विशेष ख्याल रखना होगा? देखिए, आपकी इस बात का जवाब मैं इसके उपरांत देना चाहूंगा कि ये जो ग्रहण आया है ये विशेष स्थितियों में आया। विशेष स्थिति कौन सी? कि सूर्य ग्रहण जो आया था, अपन जब सूर्य ग्रहण पे बात कर रहे थे तो सूर्य ग्रहण जब आया था तो दीपावली वाले दिन था, और ये उसके 15 दिन बाद वाला ग्रहण है। इसकी जो मुख्य जो जगह है जिन पर यह असरदारक होगा वो है आर्थिक पक्ष। हम जितने भी लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी आप पूरे विश्व की अभी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर देखते हैं, जहां पर ये ग्रहण ज्यादा दिखाई दे रहा है, सूर्य ग्रहण जहां पर ज्यादा प्रभावशाली था, उन स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताएं
इस ग्रहण के अंदर छिपी हुई हैं। और अगर हमने अपनी बचत और अपनी मानसिक शक्ति यानी अपने आत्मबल को जगाए रखा तो इस ग्रहण के बावजूद हम सरवाइव ठीक ढंग से कर पाएंगे। वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर जो कमजोर मानसिकता वाले लोग हैं या मानसिक रूप से कहीं किसी अवसाद या किसी तनाव के अंदर हैं, तो उन लोगों पर यह ग्रह बहुत विशेष असरकारक इसलिए हो सकता है क्योंकि सूर्य जो अपनी उस राशि के अंदर है जहां पर वो जो संबल प्रदान करने की जो उसकी स्थिति है, सूर्य सबसे ज्यादा आत्मशक्ति देने वाला ग्रह और वो ग्रहण से गुजर चुका है, 41 दिन तक उसका प्रभाव रहने वाला है। और फिर चंद्रमा भी यहाँ पर समस्या के अंदर 15 ही दिन में आ गया। तो आप ये देखें कि बहुत अलग तरह की मानसिक स्थितियों और तनाव से उत्पन्न जो निर्णय हैं उनके आधार पर आने वाले दिनों के अंदर हम प्रभाव देखेंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे अन्य प्रकार से आमजन हो, बच्चे हो। पढ़ाई के लिए तनाव की पूर्ण स्थितियों से अगर कहीं बच्चों पर हम दबाव ना बना पाए, स्कूलों और अन्य स्थितियों के अंदर, अपराधियों के अंदर, जेलों के अंदर, जो प्रशासनिक जो पुलिस विभाग है उनके अंदर हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण और बहुत ही तनाव रहित एक व्यवस्था ऐसी अगला 30-40 दिन तक रखनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी तनावपूर्ण स्थिति अगर बन भी जाए ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कुंडलियों के अनुसार, तो भी हम उसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर सकें। अब बात आती है आपके सवाल की, जो आपने कहा कि जो दीपावली है उसके ऊपर जो आने वाले दिनों के अंदर जो कार्यक्रम होने थे या आज जो कार्यक्रम, तो उनके ऊपर क्या असर रहने वाला है। जब कभी भी ग्रहण होता है तो उसका सर्वाधिक प्रभाव इस बात पर रहता है कि हम जो हमारे जो पूजा आदि के जो कार्य हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, हम स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन ये स्पर्श की बात है केवल, क्योंकि विकिरण जो का प्रभाव है वो हमारे सारे भूमंडल पर पड़ता है। जहां पर ग्रहण का असर ज्यादा है वहां पर ज्यादा पड़ता है, जहां दिखाई दे रहा है वहां पर। हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए ग्रहण का असर है, लगभग 2 घंटे आप समझ के चलें। तो इन 2 घंटों में हमारे राजस्थान 2-2.5 घंटे से अधिक नहीं है, तो यहाँ थोड़ा कम असर कारक है, लेकिन फिर भी असर तो है ही। तो हमें अपने जो पूरे जो आध्यात्मिक जो कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य, उनको मानसिक रूप से करने की हमें पूरी तरह इजाजत है। अगर हम बैठ करके जप करते हैं तो 100 गुना से भी अधिक हम फल पा सकते हैं। अगर कोई मंत्र है हमारा सिद्ध करना चाहें तो आप यकीन करें कि इस समय अपने श्रेष्ठ मंत्रों का जो आपने पहले से अपने गुरुजनों से लिए हुए हैं या किसी खास आध्यात्मिक कार्य के लिए या अपने सफलता के लिए लक्ष्मी जी के लिए या अपने गुणों की वृद्धि के लिए गणेश जी के लिए, इस तरह के जो समसिद्ध जो मंत्र हैं उनके ऊपर अगर आप काम करेंगे, जो भी भक्तजन कार्य करेंगे वो देखेंगे कि उन्हें बहुत अधिक लाभ इन दिनों प्राप्त होगा। जी शास्त्री जी, फिलहाल जो भी हालात चल रहे हैं सब ये जानना चाहते हैं कि जैसा आर्थिक हालात की बात इन्होंने की अभी हमारे साथ भारद्वाज जी ने, लेकिन राजनीतिक हालात जिस स्तर पर चल रहे हैं, चाहे हम केंद्र की राजनीति की बात करें या फिर राजस्थान की राजनीति की बात करें या फिर हम वैश्विक राजनीति की बात करें, बहुत उथल पुथल सभी जगह राजनीतिक हालातों में चल रही है। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें या भारत की बात करें, चाइना की बात करें, और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी राजनीतिक हालात, क्योंकि भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या ये जो ग्रहण है, खासतौर पर जब सूर्य ग्रहण हुआ है और उसके कुछ दिन बाद ही ये चंद्र ग्रहण आ चुका है, क्या राजनीतिक हालात पर इसका कोई असर नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो किस मायने में? हम इसको ये मान के चलें कि राजनीतिक हालात सुधरेंगे या फिर थोड़ी सी उनमें और कसावट नजर आएगी, थोड़ी सी उनमें और गंभीरता नजर आएगी? देखिए, ग्रहण का प्रभाव राजनीति पर ही नहीं सब जगह पड़ता है और खासतौर से प्रकृति पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है तो मानव प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो राजनेता हैं वो भी मानव प्रकृति में ही आते हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। निर्णय क्षमता को ये बदल देता है। ऐसी स्थिति में सकारात्मक नकारात्मक निर्णयों के संघों का मिलन, संघों का विघटन, ये ऐसी स्थितियां बनाता है जिसमें खास तौर से जहां जहां ग्रहण हो रहा है, जिसमें भारत में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप के कुछ देशों में, अफ्रीका के कुछ पार्ट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इधर जो ये जिन देशों में इसका विशेष रूप से कजाकिस्तान में, इनमें जो यहाँ विशेष रूप से ग्रहण विशेष रूप से रहेगा, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव सिर्फ राजनीतिक
प्रवृत्ति और प्रकृति पर भी डालेगा, इसके साथ पर्यावरण पर भी ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। और राजनीतिक उथल पुथल, जो राजनीति का ध्रुवीकरण और राजनीति का संचालन जिस तरह से हो रहा है, मनोवृत्ति और प्रकृति जब बदलती है तो शासन प्रणाली भी बदलती है, शासन का तरीका भी बदलता है, शासक के निर्णय भी बदलते हैं और शासक स्वयं भी कई बार बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई सारे देशों में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि शासक वही रहे लेकिन उसकी प्रवृत्ति पर, उसकी प्रकृति पर नियंत्रण हो जाए कि वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से तो सभी इन जो खासतौर से मध्य भूखंड के, मध्य भारत जो विश्व के जो मध्य भूखंड है, विश्वत जो इक्वेटर लाइन है, उसके पूर्व और पश्चिम के दोनों देशों पर ही विशेष रूप से प्रभाव डालेगा और राजनेताओं पर भी प्रभाव डालेगा और प्रकृति पर भी प्रभाव डालेगा। उसी के साथ साथ ये खेती पर भी डालेगा, पर्यावरण पर भी डालेगा और मौसम में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ये मौसम का बदलाव मनुष्य के लिए केवल एक यही ग्रहण नहीं, क्योंकि ग्रहण और भी आएंगे, एक दूसरे के कुछ ग्रहण सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कई चीजें हर ग्रहण में सकारात्मक नकारात्मक सी स्थितियां बनती हैं। जैसे राशियों पर ही अगर इसका प्रभाव होता है तो सब राशियों पर खराब प्रभाव नहीं होता है। ये कुछ राशियों को तो ये मध्यम रहता है, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुछ राशियों के लिए नकारात्मक रहता है। इसलिए इसके प्रभाव तीन तरह से होते हैं और हर जिसको खराब रहता है उसमें भी कुछ चीजों में खराब है, कुछ चीजों में उनको भी अच्छा रहेगा। इसलिए जो हम फलादेश देते हैं या इस जो ग्रहण के कारण से हम देख रहे हैं, तो आपने जो राजनीतिक प्रश्न किया, राजनीति में तो बहुत बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में रहेगा और वो बदलाव सकारात्मक होगा, क्योंकि कभी भी ग्रहण के बाद या किसी भी बुरे समय के बाद कोई समय आता है तो अच्छा ही आता है। इसलिए ये अभी ग्रहण तो पहले ही दुनिया को लगा हुआ है, कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था और कई सारे अभी आर्थिक ग्रहण, जैसा भारद्वाज जी बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में भी अभी बहुत बड़े उथल पुथल होने वाले हैं, क्योंकि दो ही तो दिवाली होती है, एक तो दिवाली और एक देव दिवाली, और दोनों ही ग्रहणों से ग्रसित है, एक में सूर्य और एक में चंद्रमा। और ये दोनों ही तो है जो दो तरह की लक्ष्मी होती है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यों, ये दो जो लक्ष्मियां हैं, इन दोनों ही लक्ष्मियों पर जो देव दिवाली और ये दिवाली, दोनों ही लक्ष्मी में श्री और लक्ष्मी, ये दोनों पर ही ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि भूखंड का एक भाग, जब बहुत बड़ा भूखंड का भाग जब ग्रहण से ग्रसित होता है तो वो वहां की प्रवृत्ति, वहां की प्रकृति जब बदलती है तो पूरे विश्व को ही प्रभावित करती है। हमारा एक अंग अगर रोगग्रस्त होता है तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए अभी जो ये ग्लोबल जो स्थिति बनी हुई है विश्व की, उसको ये प्रभावित कर रहा है और राजनीतिक दृष्टि से कुछ अच्छे परिवर्तन भी आएंगे, क्योंकि इसके कारण से जब उथल पुथल होती है तो कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऊपर मुखर देखते हैं, उनसे ज्यादा नीचे गहराई में कई चीजें होती हैं, वो निकल करके ऊपर आती हैं। तो जो ये परिवर्तन है ये हमेशा वृद्धि का कारण बनता है और एक नए आविष्कारों का कारण बनता है। ग्रहण हमेशा नए नए आविष्कार देते हैं। जब भी ग्रहण आए हैं, कोई बुद्धि में ऐसे परिवर्तन देता है वैज्ञानिकों के में कि बहुत बड़े आविष्कार हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि खगोल शास्त्र की दृष्टि से, ब्रह्मांड की दृष्टि से कुछ ऐसे, कुछ संचार और अन्य माध्यमों में कुछ ऐसे अद्भुत आविष्कार हो सकते हैं जो विश्व की पूरी व्यवस्थाओं को वैसे ही बदल रखा है, लेकिन उसमें और बड़ी गति ला सकता है। जी गौर साहब, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना का जिक्र पंडित जी ने किया था, शास्त्री जी ने, कोरोना ने किस तरह के हालात हमारे सामने पैदा किए, अब डेंगू परेशान कर रहा है, उसके अलावा भी कई चीजें ऐसी हैं जो लगातार स्वास्थ्य को प्रभावित करती रही हैं। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर इस ग्रहण का कोई विशेष असर नजर आएगा? देखिए, ये बात सही है कि ग्रहण का प्रभाव तो सभी चीजों पर आता है, क्योंकि ग्रहण जो है वो सभी चीजों में प्रभाव करता है। लेकिन कार्तिक मास के मंगलवार को मेष राशि में ये ग्रहण होने जा रहा है, तो इस ग्रहण का एक तो स्वास्थ्य पर, दूसरा लूटपाट, चोरी, डकैती आदि पर, तीसरा प्राकृतिक प्रकोप से जन हानि पर, चौथा धातु और रस पदार्थों में तेजी पर, और पांचवा
किसी न किसी प्रकार के कोई रोग भय पैदा करने पर प्रकोप डालता है, निश्चित रूप से डालता है। वहीं आपको बता दें कि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान हो रहा है और भारत के अलावा सभी जगह जैसे बताया वहां हो रहा है, लेकिन प्रभाव जरूर होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण सेनापति मंगल है, शनि सूर्य राहु आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे में भारत की वर्ष कुंडली में तुला राशि और तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र की युति बन रही है और ये युति इसके अलावा शनि कुंभ राशि में पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव पर मंगल की युति बन रही है। तो ये विनाशकारी योग दिखाता है, विनाशकारी योग बनाता है। चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत ही हम अशुभ मानते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार देखा जाए तो शनि और मंगल के आमने सामने होने की वजह से षडाष्टक योग, नीच राज भंग और प्रीति योग भी बन रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को बहुत संभल करके रहने की हम सलाह दे रहे हैं। और वहीं चंद्र ग्रहण के समय मंगल और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में हो रहे हैं और वक्री कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में वक्री कहते हैं यानी उल्टी चाल चलना। और महाराज जब उल्टी चाल चलेंगे तो निश्चित रूप से कहते हैं ना, अब ये व्यक्ति उल्टी चाल चल रहा है, तो ऐसे में ये ठीक नहीं है। ये वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भगवान का इस समय लोगों को ध्यान करना चाहिए और देवताओं की पूजा का शुभ समय होता है। चंद्र ग्रहण में कुछ भी खाने पीने की चीजों से बचना चाहिए। इस दौरान हमारे आसपास कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर में जा सकते हैं। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा में स्नान करके दान करना चाहिए, तीर्थ सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि कुछ भी ना मिले तो गंगा जल को बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें। मान लीजिए आपके नल टूटी नहीं है, सावर लेते हैं तो अपने सिर पर डाल करके गंगा जल और सावर ले लीजिए, तो इससे काफी आपको बहुत राहत मिलेगी। बात ये, और दूसरी बात ये है कि ग्रहण का स्पर्श आरंभ होगा 2:39 पर। खग्रास का जो आरंभ है वो 3:46 पर। ग्रहण का मध्य 4:29 पर रहेगा और खग्रास समाप्त होगा 5:12 पर और ग्रहण का मुख समाप्त होगा 6:19 पर। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं, डराने का नहीं है, ये तो एक वस्तु स्थिति से अवगत कराना हमारा ध्येय है, चूंकि आपने पूछा है। लेकिन मैं इतनी बात कह दूंगा कि ये चंद्र ग्रहण अजीबो गरीबो संयोग लेकर के आया है। कई राशियों को मुसीबत पैदा करेगा और कईयों को ये लाभ देने की स्थिति पैदा करता है। 5:30 बजे से 6:19 तक ये ग्रहण रहता है। करीब मान लो आप ग्रहण का तो 1:30 बजे से शुभारंभ सा हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ग्रहण के दौरान कोई भी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ग्रहण का आप सही तरीके से उसका लाभ लें। और दूसरा यह है कि चंद्रमा के साथ जो केतु है और सूर्य के साथ जो राहु है, इस ग्रहण पर सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अत्यधिक अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे रहा है। और राशियों की बात करें और तो ये प्रत्येक राशि को अपना प्रभाव छोड़ने वाला, जैसे बात करें मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में घटित हो रहा है, तो मेष राशि को क्या, जिनका स्वामी मंगल देवता है मेष राशि का, तो उनके लिए चंद्र ग्रहण ये अशुभ रहेगा। ये भय पैदा करेगा, अनावश्यक डर पैदा करेगा, आशंकित रखेगा। अब वृषभ राशि की बात करें, चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं कहा जा सकता, अचानक से बड़े संकट और धन का हानि का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा, करियर और कारोबार में विशेष लाभ होगा। बात करें कर्क राशि की तो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित होगा कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि उसका स्वामी चंद्रमा है। और बात करें सिंह राशि की तो मान सम्मान पर संकट आ सकता है और ऐसे कार्य ना करें जिनसे आपका मान सम्मान समाप्त हो जाए। इसलिए इसके चलते भविष्य में अपमानित ना होना पड़े, आपको अपनी वाणी पर संयम रखते हुए, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए कल का दिन निकालें, ये आपके लिए ठीक रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि जो आप भी है हम भी है, कन्या राशि के लोगों की बात करें तो कुछ बड़े कष्ट से सहने पड़ सकते हैं, इसलिए पहले से हिम्मत में रहे और दान पुण्य
धर्म पुण्य करने की भावना रखें। तुला राशि वालों की बात करें, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं वृश्चिक राशि वाले बात करें, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, चंद्र ग्रहण है, तो सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा, अटके काम पूरे होंगे। धनु राशि की बात करें, चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा, भविष्य में अनचाही समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। मकर राशि वाले लोगों की बात करें तो ये पीड़ा कारक बनेगा ये ग्रहण, ऐसे में घर में से निकलने से बचे, घर में ही रहे तो ठीक रहेगा। और कुंभ राशि की बात करें तो श्री और सौभाग्य को बढ़ाने वाला साबित हो गया और धन लाभ देगा, अचानक कहीं से लाभ दे सकता है, कोई ब्रोकरेज आदि कर सकते हैं, लाइजनिंग का काम कर सकते हैं, इससे आपको अचानक लाभ। और अब लास्ट राशि की बात करें मीन राशि की, तो श्रीमान मीन राशि वाले लोगों को आपको अचानक नुकसान हो सकता है, इसलिए आप कोई भी निर्णय करें, कोई भी किसी प्रकार का सौदा की बात करें तो उसको सोच समझ करके ही करें, निवेश भी करें सोच समझ के करें। जी अरवा जी, आपने आर्थिक पक्ष की बात की। देखिए आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग भी ये अपनी मानसिकता रखते हैं कि अगर मेरा आर्थिक पक्ष मजबूत है तो मैं अपना स्वास्थ्य भी सही रख लूंगा, मैं मानसिक रूप से संतुष्ट रहूंगा, मेरा परिवार सही रहेगा। देश के स्तर पर बात करें तो आर्थिक स्तर अगर मजबूत रहता है, उसका अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो देश विकास की गति पर अच्छी तरह से दौड़ता है। इस आर्थिक पक्ष को लेकर आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर पक्ष की बात करें क्या बताइए। देखिए क्या है कि जब हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यह है कि किन पक्षों को ये ग्रहण आने वाले दिनों के अंदर प्रभावित करने वाला है। सबसे पहला सेक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग शनि प्रधान लोग हैं और वहां उस स्थिति को इसने जैसा प्रभावित करना है, आप देखेंगे कि रोजगार के न सिर्फ अवसर कम होंगे बल्कि उनके जो इकोनॉमी जो है वो भी कम आपको होती हुई दिखाई देगी। मतलब जो उनके पैकेजेस हैं, उनको जो सैलरी मिलती है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आर्थिक उन्नति का अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत अभी जैसे कहा शास्त्री साहब ने कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक तरह से प्रभावित होती है, नई नई चीजें आती हैं और नए विकास उसी से होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति अभी जिस राशि के अंदर चल रहा है, ये पहले तो एक तरफा टेक्नोलॉजी के ऊपर 2.5 साल हमने गुजारे, हमने देखा कि 2.5 वर्षों के अंदर शनि की प्रधानता के कारण सारे ग्रह उसके प्रभाव में थे, तो हमने ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी ने कितनी उन्नति करी। हम सिर्फ उसी पे आधारित कार्य कर पा रहे थे, स्कूल, कॉलेज, बैंक, इवन पढ़ाई से लेकर हर चीज तकनीक पे आधारित हो गई थी। लेकिन अब समय बदल गया है और टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे जाएगी, थोड़ा उसको एक तरह से स्थिरता का सामना करना पड़ेगा और इसकी वजह से जो वहां रोजगार का एक जो बूम आया था वो कहीं पीछे हटता हुआ आप देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में काम करने वालों की अपेक्षा बैंकिंग सेगमेंट में काम करने वाले, व्यापार के किसी ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जहां पर वस्त्र उद्योग या अन्य प्रकार के जो धातु उद्योग है, सोना, चांदी, स्टील, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, या जो कृषि से संबंधित जो कार्य करे थे, वहां कृषि संबंधित चीजों के अंदर बहुत ऊंची आपको अर्थव्यवस्था की ऊंचाई देखने को मिलेगी। तेजियां बहुत तेज आपको खाद्यान्नों में आदि के अंदर बहुत तेजी का सामना करना। तो ये सेगमेंट है जहां पर इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो बड़े जो इकोनॉमिस्ट, यानी ये हो क्या रहा है कि जहां पर पहले से धन है, जहां पर बहुत अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत थी, उन वो बहुत अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो परेशान होते हुए दिखाई देंगे। मजदूर वर्ग को थोड़ा राहत मिल सकता है, मध्यम वर्ग को थोड़ा राहत मिल सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा बड़े पैकेजेस थे, वो परेशानी के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत संतुलन एक इकोनॉमी का आपको अपने मन के हर व्यक्ति को अपने बजट के अनुसार अगले कुछ महीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मंदी जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल देख रहा हूं वो अगर आ गई तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि अमेरिका से लेकर के यूरोप तक की हालत ऐसी हो जाने वाली है कि जिसमें खाद्यान्न का संकट ही नहीं केवल, बल्कि उनके बैंक, उनके जो बड़े आर्थिक जो घराने हैं या बड़ी जो कंपनीज हैं, उनका कहीं दिवाला ना निकल जाए और इस वजह से जो बाकी विश्व है उसको कहीं बड़े संकट ना आ जाए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है चीजों के अंदर। हमारे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कृषि प्रधान देश है, यानी कि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है और हमारे पास अभी अच्छी बारिश की वजह से
बहुत अच्छे खाद्यान्न हुए हैं, बहुत हमारे पास बम्पर फसल हुई है, तो हम कुछ ना कुछ सुरक्षित अपने आप को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी बड़ी होने से भी भारत पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत अब खाली कृषि प्रधान देश नहीं रह गया, हमारे युवा जो है वो सारे टेक्नोलॉजी के अंदर हैं। एक और सेगमेंट है मैं जहां की जिसकी बात करना चाहूंगा, जो इस पूरे ग्रहण के दोनों ग्रहणों के मध्य आएगा, वो है भावनात्मक समस्या। यानी पति पत्नी प्रेम मित्रता, इनके अंदर बहुत बड़ी समस्या देखेंगे। जो लोग अति विश्वास या भरोसे के अंदर चलते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वहां देखेंगे कि किन्हीं भी कारणों से वो फेथ लेवल टूटेगा, भरोसे टूटेंगे, आपसी प्रेम प्यार की भावना थोड़ी कम और स्वार्थ की भावना थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर अपनों को मुंह मोड़ते हुए देखेंगे आप, अपनों के ऊपर आपका भरोसा कम होगा। प्रेम अगर कहीं है और थोड़ी भी अगर कहीं तनाव की स्थिति आ गई, तो हो सकता है कि वो बहुत बहुत संभल के चलने का अवसर है। पति पत्नी के संबंधों में भी अगर कहीं छोटी मोटी भी कोई तनाव की स्थिति है, तो उसे ठीक करने की ये अभी अवसर है। 10-15-20 दिनों में हम अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है, तो उस तनाव की स्थिति को हमें संभल करके उसके ऊपर वक्तव्य देने चाहिए, आपस में व्यवहार करना चाहिए, और दान पुण्य करके और अपने जो पूरे जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मान करके और इस तनाव को कम करने के प्रयास करने चाहिए। साथ ही हमारे जो बच्चे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अगर हमारे बच्चे सुन रहे हो तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी स्थिति के अंदर परिणाम चाहे जो हो, उनकी तैयारियां चाहे जो हो, जो एग्जाम का दिन है वो तय करेगा कि आप कितने भी इंटेलिजेंट होने के बावजूद हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकें। तो कोई चिंता ना करें, आप इस बात पे अपने ऊपर इल्जाम ना लें कि हमारे कारण ऐसा हुआ है। बच्चों को ये समझने की आवश्यकता है, माता पिता अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो जिन टीवी का, तो उन्हें समझने की आवश्यकता है कि बच्चों की कमी की वजह से नहीं, एक प्रकार से ये दो ग्रहण के बीच जो एक वेव जो है, एक रेडिएशन जो है, उसका प्रभाव है कि बच्चे ज्यादा इमोशनल और ज्यादा भावुक हो गए हैं और इसके कारण ये समस्या का सामना कर रहे हैं। शास्त्री जी, बस 1 मिनट का समय है हमारे पास, कार्यक्रम खत्म होने वाला है। सबने अपना अपना असर बताया, मैं सिर्फ इतना सा एक सवाल जानना चाहूंगा, 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा कि ये जो असर है इसका राशियों पर कितने समय तक रहेगा, उसके बाद कब से ये असर कम होना शुरू होगा? थोड़े से समय में आपसे जानना चाहूंगा शास्त्री। ग्रहण की खासियत है कि अभी इस बार चंद्रमा राहु का सूर्य बुध शुक्र और केतु के साथ समसप्तक योग बना हुआ है, और ये समसप्तक योग वैसे तो 1 साल तक प्रभाव देता है, पर 6 महीने तक बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद में फिर अन्य ग्रहण प्रभावित करेंगे और अन्य स्थितियां प्रभावित करेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जब चंद्रग्रहण या किसी भी ग्रहण की हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में जो मैंने बताया कि एक आम धारणा होती है कि क्या करें क्या ना करें, कैसा असर हमारी जिंदगी पर होगा। लेकिन आप सबने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि अगर अपने विचारों को आप शुद्ध रखते हैं और जो नियम है, अगर उन नियमों का पालन करते हैं, विचारों की शुद्धता के साथ जुड़ने करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ असर इन चीजों का और ये पॉजिटिव को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाती है, हमारी जिंदगी नई ऊर्जा का संचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मेरे राम की जय हो। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम।